Morning everyone. Now we are continue discuss about the chapter third of history of class 8th पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसके पहले जो है जो क्लिप बनाई गई थी उसमें हम लोग जो है वो रेवेन्यू के बारे में पढ़ रहे थे। रेवेन्यू सेटलमेंट जो ब्रिटिश द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, हमने परमानेंट सेटलमेंट ना महलवारी सेटलमेंट और इसके बाद रॉयट वाली सेटलमेंट को डिस्कस किया था। अब इसमें जो है इम्पैक्ट को हमने कुछ स्टार्ट किया था इसके पहले क्लिप में, आगे आते हैं उसका क्या असर पड़ा। तो अगला सब टॉपिक है इम्प्रूविसमेंट ऑफ द प्रेजेंट। इम्प्रूविसमेंट का मीन्स होता है दरिद्रता, या इसको अपनी भाषा में दूसरी लैंग्वेज कह सकते हैं द बैड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ना। बैड इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब आर्थिक रूप से तंगी या कंगाली या दरिद्रता जो है किसानों को आ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश जो थे कंटिन्यू जो है इंडियन फार्मर्स से अच्छा खासा पैसा जो है वो वसूलते थे एज ए लैंड रेवेन्यू के रूप में, जिससे कि उनकी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन बैड हो गई थी। इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में मोस्ट पीजेंट्स सर्वाइव ऑन द स्मॉल इनकम, उनको बहुत थोड़ी इनकम से ही अपना गुजारा करना पड़ता था। द कंपनीज रेवेन्यू डिमांड, कंपनी की जो लगातार रेवेन्यू डिमांड थी। इसके अलावा फेलिवर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का असफल होना, बेकार हो जाना मौसम के कारण। कॉस्टली सोशल कस्टम्स ना, रीति रिवाज जो थे बहुत ही मतलब जो कॉस्टली थे, जिसमें जैसे कि मैरिजेज हैं, फेस्टिवल हैं ना, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं कॉस्टली होती थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, फोर्स द पीजेंट्स, उन्होंने किसानों पर दबाव डाला टू आइदर सेल पार्ट ऑफ देयर लैंड और बारो मनी, या तो वो अपनी ज़मीनें बेच दे ना या फिर उधार ले। किसके थ्रू, विलेज के जो है मनी लेंडर, जो गांव के साहूकार थे, उनसे जो है अपनी ज़मीनों को बेच दें या तो फिर उनसे उधार ले। क्योंकि जो है फसलों का असफल होना, लगातार टैक्स देना, सोशल कस्टम्स का जो है कॉस्टली होना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी। सिंस द प्रेजेंट्स कंसीडर देयर लैंड देयर मदर, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्यूज टू सेल इट। स्टार्टिंग में लोग जो है ज़मीन को अपनी माँ समझते थे और उसे बेचना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कंडीशंस ब्रिटिश पीरियड में बहुत ही वर्स हो गई और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग अपनी ज़मीनों को गिरवी रखना या बेचना स्टार्ट कर दिए थे। सो बारोइंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ना। और अपनी जो भी आप बताई गई, चाहे वो सोशल कस्टम्स हो, चाहे वो जो है रेवेन्यू को पेड करने की बात हो ना, इन सब को के कारण या अपनी ज़मीनों को मतलब जो है जो आप कह सकते हो कि लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाए और कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़मीनों से हाथ धो देना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे या कंपनी थी वो उनको फोर्स करती थी, दबाव डालती थी अधिक से अधिक रेवेन्यू को पेड करने का। द मनी लेंडर मॉर्टगेज द लैंड ऑफ द पीजेंट्स, जो जमींदार या साहूकार थे वो किसानों की ज़मीन को गिरवी रख देते थे ना। उनके जो उधार या बारो मनी थी उस पर ऊँचे ब्याज दर लेते थे। वंस इंडेप्ट, जो एक बार कर्ज में आ गया, मोस्ट पीजेंट्स वेर अनेबल टू रीपे मनी, अधिकांश लोग अपनी ज़मीन पे जो उधार लिए थे उस उधार को पेड नहीं कर पाते थे, उसको लौटा नहीं पाते थे। सो द मोटल लैंड वर टेकन बाय द मनी लेंडर, तो इस तरह से उस ज़मीन पे जमींदार या साहूकार कब्जा कर लेते थे, क्योंकि किसान पैसा तो ले लेते थे उधार, लेकिन उधार को वापस नहीं कर पाते थे, तो उसके बदले में किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धो देना पड़ता था। वंस लैंडलेस द पीजेंट्स फाउंड इम्पॉसिबल टू सपोर्ट हिज फैमिली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सर्वे द मिड 19th सेंचुरी 8 आउट ऑफ 10 पीजेंट्स वेर अनपेड डेप्ट। एक आंकड़ा बताता है कि 10 लोग जो उधार लिए थे उनमें से केवल 2 लोग ही उधार चुका पाते थे, 8 लोग अपना उधार नहीं चुका पाते थे। इस तरह से वो अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठते थे, क्योंकि उन्होंने ज़मीन को गिरवी रख करके मनी लेंडर से पैसा लिया था, उधार लिया था, और उस पर ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा थी और वो समय से चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण वो ज़मीन से अपने हाथ धो बैठे। द न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम क्रिएटेड द क्लास जमींदार हु वेयर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। इस नए सिस्टम में एक नई वर्ग का जन्म हुआ जिसे जमींदार कहते थे। अब वो जमींदार अंग्रेजों के प्रति कहीं ज़्यादा वफादार होता था और वो जो था फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कोई भी काम नहीं करता था।
अधिक से अधिक पैसा कमाना उसका मेन एम था। देयर ओनली एम टू बी एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम द पीजेंट्स। उसका मेन उद्देश्य जो था किसानों से अधिक पैसा कमाना। दे डिड नथिंग टू द इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इरीगेशन फैसिलिटी वेयर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस एंड पीजेंट्स डिपेंड एंटायरली द मानसून। वो जो था कृषि और उसकी व्यवस्थाओं के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करता था, न ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, न ही सिंचाई के साधनों को डेवलप करने के लिए, न वो केवल किसानों से लेना जानता था, बल्कि उसके बदले उनको सुविधाएं या फैसिलिटी देना नहीं जानता था जमींदार। फेलिवर ऑफ रेंस ऑफ एनी ईयर ब्रॉट अबाउट द फैमाइन। कभी कभी तो महामारी आ गई ना, पानी के ना बरसने के कारण, ना सूखा पड़ जाने के कारण। द फार्मर फाउंड it impossible to support himself and his family to during the such times and make the matters worse there was another source of income। और कभी कभी परिवार को पालना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई, क्योंकि फसलें उनकी बर्बाद हो गई, देश में महामारी या अकाल पड़ गया, तो उनको अपने परिवार को पालना असंभव सा लगने लगा। और कहीं ना कहीं इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आया उनके लाइफ और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स क्रॉप, किसानों ने जो है ब्रिटिश के कहने पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे कैश क्रॉप का ग्रो करना स्टार्ट किया भारत में। द 19th सेंचुरी सां द इंक्रीज ऑफ द कल्टीवेशन कॉमर्शियल कैश क्रॉप। बहुत सी कॉमर्शियल कैश क्रॉप बोई जाने लगी, जैसे कि इंडिगो माने नील, जूट आप जानते हैं रस्सी बनते, बोरे बनते हैं, ऑयल सीड तेल वाले बीज, शुगर केन गन्ना, टी माने चाय, कॉफ़ी, कॉटन, ये सभी कैश क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स वेर वाइडली यूज इन द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेंस द कंपनी इनकरेज द कल्टिवेशन। इन फसलों से कई उद्योग थे जिसका इस्तेमाल अंग्रेज व्यापार के लिए करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन फसलों के विकास पे जोर दिया। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी फोर्स टू पीजेंट टू सो द कैश क्रॉप। कंपनी के अधिकारी जो है कैश क्रॉप को लगाने के लिए किसानों पर दबाव डालते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, हाउएवर दिस प्रैक्टिस रिजल्टेड डिक्लाइन प्रोडक्शन एंड गुड्स फूड ग्रेन्स एंड टू द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। इसका बुरा असर क्या हुआ कि जो फूड क्रॉप्स थी, जो आप कह सकते हो फूड ग्रेन्स क्रॉप्स थी, उसका प्रोडक्शन कम होने लगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ब्रिटिश के दबाव में कैश क्रॉप्स को जो है ग्रो करने लगे, और इसका फ़ायदा जो था वो अंग्रेज़ों को मिल गया इंडस्ट्रियल पर्पसेस। और इसका नुकसान क्या हुआ पीजेंट्स, क्योंकि उनको जो है शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई होने लगी। और चलिए अब केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी माने नील, जिसको इंडिगो कहते हैं, इसके पढ़ते हैं। करें कि इंडिगो इज अ ब्लू कलर्ड, इंडिगो एक नील होती है जो ब्लू कलर की होती है। डाई द ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो प्लांट, जो कि इंडिगो प्लांट से निकलता है, जिसका इस्तेमाल कपड़े को कलर करने में होता है, जिसको नील कहते हैं। इट इज़ यूज टू द डाई क्लोथ, ये कपड़े को रंगने में काम आता है। देयर वाज ए ग्रेट डिमांड ऑफ द यूरोप, इसकी यूरोप में बहुत सी मांग थी। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड रिवोल्यूशनाइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। ना जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जो है इंग्लैंड में, तो आप कह सकते हैं कि कपड़े की डिमांड बढ़ी और कपड़े को कलर करने के लिए इंडिगो का डिमांड बढ़ी। दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फर्दर Britain needed to the indigo to dye color. Since the climate of England was not suitable for growing indigo, इंग्लैंड का क्लाइमेट जो था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं था, सो उन्होंने भारत में इंडिगो की खेती करने पे जोर दिया अंग्रेजों ने। टू इम्पोर्टेड इंडिगो फ्रॉम द प्लेसेस पर्टिकुलर वेस्ट इंडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका ना। The collapse of the indigo plantation in these regions during the late 18th century forced Britain to the supply from the other areas। पहले इंडिगो जो थी वो नॉर्थ अमेरिका में होती थी, वेस्ट इंडीज़ में होती थी ना, जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन के लोग करते थे, अंग्रेज करते थे। लेकिन वहाँ पे जो है प्रोडक्शन डाउनफॉल हुआ और वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स जो थे इंडिगो नहीं पैदा कर पा रहे थे, तो इसके लिए एक अल्टरनेट के रूप में भारत को इंडिगो प्लांटेशन के नए एरिया के रूप में डेवलप किया गया। टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए ना फॉर इंडिगो ब्रिटेन टर्न इन इंडिया, भारत में आए। इंडिगो हैड बीन ग्रोन इन इंडिया सिंस मिडिवल टाइम, मध्यकालीन में भी इंडिगो यहाँ होता था, बट ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड वाज यूज्ड टू कल्टिवेट इट। लेकिन मध्यकालीन में युग में मतलब जो है इंडिगो का बहुत थोड़ा ही कल्टिवेशन होता था, खेती होती थी। द कंपनी ऑफ फोर्स टू फार्मर टू बंगाल टू ग्रो द इंडिगो,
कंपनी ने बंगाल के किसानों पर दबाव डाला कि वो इंडिगो की खेती करें। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इंडियन इंडिगो वाज मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड ना। भारतीय जो नील थी वो जो है कई देशों में सप्लाई होने लगी इंग्लैंड के थ्रू, क्योंकि इंग्लैंड हमारे कॉलोनाइज़र थे। इंग्लैंड की कंपनियां ही या उनके जो प्लांटर्स थे वही यहाँ इंडिगो खेती करवाते थे। सिंस इंडिगो कल्टिवेशन फेक्स टू द ह्यूज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ और सम ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिगेन टू प्राइवेट इन्वेस्ट इन द इंडिगो प्लांटेशन। और कई कंपनी के अधिकारी ना कंपनी के अलावा खुद का अपना बिजनेस जो नील से जुड़ा हुआ था वो स्टार्ट करते थे और अच्छी कमाई करते थे। करेक्ट कल्टीवेशन इंडिगो वाज अ लेबर इंटेंसिव जॉब। नील की खेती में श्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। द प्लांटर्स साइन टू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द टाइम कल्टिवेटर दैट ही वुड सोन ओनली इंडिगो। ओवर द टाइम द प्राइस पेड टू द कल्टिवेटर बिकम वेरी लेस। इसके तहत जो है जो मतलब यूरोपियन जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने किसानों को एग्रीमेंट के थ्रू इस जाल में फंसाया। स्टार्टिंग में उनको अच्छा पैसा दिया, सुविधाएं थी, लेकिन बाद में जो है उनकी फसलों की कीमत को एकदम कम कर दिया, जिससे कि किसानों के लिए बड़ी समस्या या दिक्कत हो गई। द इंडिगो कल्टिवेटर सफर अंडर द सच एक्सप्लॉइटेड सिस्टम। इंडिगो किसानों का अच्छा खासा शोषण होने लगा इस सिस्टम में। इन 1860 में दीनबंधु मित्रा ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण, इन विच हाईलाइटिंग द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स ऑन द इंडिगो कल्टिवेटर्स। इसमें जो है इस नाटक में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो कैसे जुर्म अत्याचार करते थे इंडिगो कल्टिवेटर्स पे, इंडिगो के किसानों पे, इसको बाकायदे खूब डिटेल दिखाया गया है। अंग्रेज़ों के जुर्मों को दिखाया गया है जो नील के किसानों पे वो ढाते थे। द इंडिगो कल्टिवेटर नॉट फ्री टू द सो द अदर क्रॉप। इंडिगो जो किसान थे, नील के जो किसानी करते थे, वो अपने खेत में दूसरी फसलों को नहीं बो पाते थे। इवन इफ़ ही वेयर, अगर वो ऐसा करते थे, ही कुड नॉट बिकॉज ही फाउंड डेट इंडिगो क्रॉप पेड एग्जॉस्टेड ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देयर केम ए टाइम व्हेन ही हैड टू नो ऑप्शन टू द रिवोल्ट ना। और इसके अलावा जो है इंडिगो के कंटिन्यू खेत में बोने से ज़मीन की फर्टिलिटी भी बेकार हो जाती थी, नुकसान होता था उसको उपजाऊपन पे, इसलिए वो उसको बेच नहीं चाहते थे। लेकिन वो एग्रीमेंट के थ्रू जो थे इंडिगो प्लांटर्स बंधे हुए थे। तो अब जो नील के किसान थे उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वो है आंदोलन करने का, और उन्होंने किया। वही आ रहा है अगला पॉइंट, इंडिगो रिबिलियन। द इंडिगो रिबिलियन जो था, जो क्रांति थी नील किसानों की, वो 1859 और 60 में स्टार्ट हुई इन बंगाल। वाज वेरी पावरफुल, जो कि बहुत ही पावरफुल थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। इट वाज ए प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम था ऑफ नॉन कॉपरेशन विद द प्लांटर्स। उन्होंने कहा कि हम प्लांटर्स का सहयोग नहीं करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल या प्रेजेंट्स, हज़ारों की संख्या में किसान रिफ्यूज टू सो द इंडिगो। किसानों ने जो है नील को अपने खेतों में बोने से मना कर दिया। द कल्टिवेटर अटैक्ड द इंडिगो फैक्ट्रीज़। जो किसान थे उन्होंने इंडिगो फैक्ट्री पे जो है हमला किया, तोड़फोड़ की। द गोमताज जो थे एक तरह के एजेंट होते थे, आप कह सकते हो, और एजेंट ऑफ द प्लांटर्स वेयर बीटन अप इन मेनी प्लेसेस। कई जगहों पे नील के किसानों ने गोमताज या एजेंट को मारा। द पीजेंट्स आल्सो सोशली बाइकॉट इंडियन सर्वेंट वर्किंग इन यूरोप ओन्ड प्लांटेशंस। जो किसान थे उन्होंने जो है बाइकॉट किया, विरोध किया ना कई इंडियन सर्वेंट्स का, जो कि मतलब जो है प्लांटर, मतलब जो इंडिगो प्लांटेशन में काम करते थे ना, जो ऊंचे पद या आप कह सकते हो कि एजेंट के रूप में रहते थे। इवन वुमेन टुक पार्ट इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द प्लांटर्स। इस आंदोलन में औरतों ने भी जो है काम किया। इस आंदोलन में औरतों ने भी आप कह सकते हो कि लड़ाइयाँ लड़ी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, द लोकल जमींदार आल्सो जॉइन टू द पीजेंट्स। लोकल जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, या जो नील की जो खेती होती है
उसके विरोध में, क्योंकि वो उससे असंतुष्ट थे। नील की खेती के द्वारा किसानों को शोषण हो रहा था, उनको ठगा जा रहा था। दिस वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ द रिबिलियन फोर्स्ड द गवर्नमेंट, ये जो विरोध था इतना बड़ा था कि सरकार को जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा अंग्रेज़ों को, कंपनी को। दस इट सेट अप द इंडिगो कमीशन, सरकार ने इंडिगो कमीशन की स्थापना की, जो कि लुक्ड इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, जो कि इंडिगो प्रोडक्शन के पूरे सिस्टम को देखभाल करेगा, उसकी जांच करेगा, एंड सजेस्ट चेंजेस, और जो ज़रूरी होगा वो बदलाव का सुझाव कंपनी को देगा। बंगाल स्टॉप्ड बीइंग द हब ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन, बंगाल में नील की खेती पे रोक लगा दी गई ना, नील की खेती पे रोक लगा दी गई। द प्लांटर्स शिफ्टेड देयर बेस टू बिहार, अब जो है जो इंडिगो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स माने इंडिगो के जो मतलब यूरोपियंस बड़े मालिक थे, ज़मीन की संपत्ति के मालिक थे, वो लोग अब बंगाल से बिहार की तरफ शिफ्ट हुए। एक्सप्लॉटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स हाउएवर कंटिन्यूड, वहाँ पे भी नील के किसानों के ऊपर शोषण जो था उनका जारी था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 में यू विल रीड अबाउट द महात्मा गांधी, आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। फाइट द कॉज ऑफ द इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण, गांधी जी ने चंपारण जो बिहार में है, उन्होंने कैसे जो है इंडिगो फार्मर्स जो थे, जो नील के किसान थे, उनकी समस्याओं को हाईलाइट किया था, उसको हम लोग चर्चा चैप्टर 2 में करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए इंडिगो प्लांटर्स जो थे एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स थे, बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक थे, जिनकी ज़मीनों में ना लेबर के द्वारा, श्रम के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा किसान नील का प्रोडक्शन करते थे। देखिए इंडिगो कल्टीवेटर जो थे और इंडिगो प्लांटर्स दोनों अंतर है ना। कल्टीवेटर्स माने किसान, कल्टीवेटर माने जो नील की खेती छोटे मोटे किसान करते थे, और जो प्लांटर्स थे वो बड़े ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, जिसके मालिक जो थे वो आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, और उनकी ज़मीनों पे लेबर या श्रम के द्वारा जो है इंडिगो खेती कराई जाती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है नील के किसानों का उन पर जुर्म किया गया, कैसे जो है उनको जो है अपनी ज़मीनों से हाथ धो देना पड़ा, कैसे जो है अंग्रेज़ों ने कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए फोर्स किया, मतलब दबाव डाला ना, कैसे जो है उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है किसानों की बैड हुई, इस पर हमने चर्चा की। अब अगला क्लिप जो है अगले चैप्टर का होगा। ओके, दैट्स ऑल।